हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम करता हूँ। आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। फेस्टिविटीज़ के दिन है, 2 दिनों बाद दिवाली है, तो दिवाली के दिन का ब्रेक रखेंगे और आगे पीछे अपने स्केड्यूल को कंटिन्यू रखेंगे। इसलिए मैं भी कोशिश करूँगा और आप भी कोशिश करें, क्लासेस को रेगुलर बना के रखेंगे। चलिए, आज का आर्टिकल अगेन लिखा हुआ है डॉग कैट फाइट पे, बिल्ली और कुत्ते की लड़ाई पे जो चल रही है इजराइल और ईरान के बीच। शुरू करेंगे इसको अपने क्विज़ के साथ में। बहुत सारी नई चीज़ें आज आपको देखने को और सीखने को मिलेंगी। ये आपका क्विज़ है, पैराजंबल, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, ग्रामर सब कुछ इसमें कवर्ड है। सॉल्यूशंस क्विज़ के आपको क्लास के लास्ट में करवाएंगे। आइए पूरे मन के साथ, जोश के साथ लेक्चर को शुरू करें। कह रहा है जी एस्केलेशन लैडर। देखिए, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, जीना बोलते हैं आप इसको, सीढ़ी। एस्केलेशन क्या होता है? देखिए, किसी चीज़ को ऊपर ले जाने का काम कहलाता है एस्केलेट करना। अगर आप कभी मॉल में या किसी बड़े रेलवे स्टेशन पे गए हैं तो वहाँ आपको एस्केलेटर मिलेगा। हिंदी में उसको बोलते हैं स्वचालित सीढ़ी। इस पे आप खड़े हो जाओ, आपको ऊपर ले जाएगा, ये आपको चलना नहीं पड़ेगा, है ना, एस्केलेटर। ये क्यों एस्केलेटर कहलाता है? क्योंकि ये एस्केलेट करता है, आपको ऊपर ले जाता है। और एस्केलेशन वर्ड का मीनिंग यही है, किसी चीज़ को या तो हाइट पे ले जाना या फिर किसी सिचुएशन को और ज़्यादा इंटेंस बनाना। थोड़ी सी बहस जो है अगर मारपीट में बदल जाए, मारपीट अगर गोलीबारी में बदल जाए, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एस्केलेशन। समझ गए ना? फिजिकल फॉर्म में ऊपर गए, नीचे से फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे, तो भी एस्केलेशन। और अगर किसी मामले का ख़राब होता गया, कोई मामला इंटेंस होती गई सिचुएशन, तो भी एस्केलेशन। कह रहा है जी मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में एस्केलेशन की एक सीढ़ी सी बन चुकी है। कभी इसमें इजराइल आगे बढ़ेगा, कभी इस सीढ़ी पे ईरान चढ़ेगा। मामला आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। ईरान शुड शो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट एंड द वर्ल्ड शुड रेन इन इजराइल। कह रहा है जी दोनों कंट्रीज को कुछ करना पड़ेगा। ईरान को दिखाना पड़ेगा, शो करना चाहिए एक ऐसी रिस्ट्रेंट को, एक ऐसी परहेज को। रिस्ट्रेंट होती है किसी चीज़ को लेकर के जब आप अपने ऊपर संयम लगाते हो, परहेज करते हो, तो एक रिस्ट्रेंट दिखाना होगा जो स्ट्रेटेजिक होगा, सोचा समझा होगा, स्ट्रेटेजी के हिसाब से होगा। तो ये काम तो ईरान को करना है। और इजराइल को क्या करना है? कह रहा है जी वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को काबू में लाना चाहिए, रेन इन करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए इजराइल को। तो ईरान को अपना संयम बना के रखना होगा और इजराइल जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, पूरी दुनिया को इजराइल के ऊपर कंट्रोल लगाना होगा। चलिए, ईरान की वर्ब है शुड शो। रिस्ट्रेंट मैंने आपको बता दिया, आत्मसंयम बोल दो, कंट्रोल बोल दो, सेल्फ कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक मतलब जो सोचा समझा हो। आप इसलिए अपने आप पे संयम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि आपको डर लगता है, आप इसलिए अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि मामला और बिगड़ ना जाए, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट। वर्ड की वर्ब है शुड रेन इन। वर्ड के आगे हमेशा द लगेगा क्योंकि हमारी दुनिया की बात हो रही है। वर्ड तो बहुत सारे हैं ना, एनिमल किंगडम भी, जानवरों की भी दुनिया है, पेड़ पौधों की भी दुनिया है, हर चीज़ की अपनी अपनी दुनिया है। तो द वर्ड लगा के हम इंसानी दुनिया की बात करते हैं। रेन इन करना, किसी के ऊपर लगाम लगाना, ये REIN रेन, इस वर्ड का मतलब ही होता है जानवर के गले की लगाम। ठीक है, जब आप रेन इन इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है किसी के ऊपर आप लगाम लगा रहे हैं, पाबंदी लगा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो गैप आप देख रहे हो हैवी आज, सारे वर्ड्स मोटे मोटे शुरू में एक साथ देख लो ताकि आप आर्टिकल को स्मूथली पढ़ सको। जल्दी से एक लाइक दे दो क्लास को। चलिए, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे टेक्स्ट बुक की सेल के लिए। तो फाइनली दिवाली सेल आ चुकी है, 29 अक्टूबर रात 12 बजे से एक्टिव है। फ़ायदा ले सकते हैं आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट पास का, प्रो पास का, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में 395 में। मिनिमम प्राइस है ये, बाद में यही प्राइस बढ़ के 650-700 हो जाता है, फिर आपको 2-2 महीने वेट करना पड़ता है। अगर पास की आपको ज़रूरत है देन दिस इज़ द राइट टाइम। सेल का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं। प्रो पास के अंदर आपको SSC, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस सभी एग्जाम्स का कंबाइंड मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं। लगभग 75,000 के आसपास आपको इसमें मॉक टेस्ट मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है टेक्स्ट बुक का, क्लिक करें। जो भी प्राइस दिखाए उस पर कूपन लगाना है आपको YT10, आपका प्राइस कट के हो जाएगा 395 रुपीज़। ठीक है, कूपन लगाना ना भूलें, सेव योर हार्ड एंड मनी। सेल का बेनिफिट ले सकते हैं इन द कमेंट। चलिए, वो कैब शीट है अपनी, देख रहे हो आज बड़े बड़े वर्ड्स हैं।
शुरू करेंगे ट्रांसपायर से। ट्रांसपायर वर्ड का मतलब कुछ और नहीं है, हैपन या अकर होने को, घटना के घटित होने को बोलते हैं ट्रांसपायर होना। ठीक है, हैपन बोल देते हो आम भाषा में और ट्रांसपायर बोल देते हो अच्छी वाली अंग्रेजी में। द इवेंट्स ट्रांसपायरिंग रिसेंटली ऑन द LAC हैव हाइटेंड टेंशंस बिटवीन द नेबरिंग नेशंस। जो इवेंट्स हैं, जो घटनाक्रम है, जो हैपन या अकर होने वाला है रिसेंटली, या जो हुआ है रिसेंटली अभी अभी, कहाँ पे, LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, इसने हाइटन कर दिया है, बढ़ा दिया है टेंशन को दोनों नेबरिंग नेशंस के बीच में, पड़ोसी देशों के बीच में। तो इंडिया चाइना की बात हो रही है, जो भी गलवान में हुआ, जो भी इवेंट्स ट्रांसपायर हुए है ना LAC पे, उनसे टेंशन बढ़ गई। तो ये पहला वाला मीनिंग ज़रूर याद रखें। इसको अनफोल्ड होना भी बोलते हैं ट्रांसपायर को। जब कोई घटना घटित होती है तो वो उसकी तहें खुलती हैं, फोल्ड्स खुलती हैं। फोल्ड समझते हैं ना आप, तह। जब तहें किसी चीज़ की खुलेगी तो वो घटना घटित होगी, है ना। अगला वर्ड अपने पास प्ले डाउन। देखिए, एक है प्ले अप, एक है प्ले डाउन। जब आप किसी चीज़ को प्ले अप करते हैं तो उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ताकि वो चीज़ सबको इम्पोर्टेंट और सीरियस लगे, और जब आप किसी चीज़ को प्ले डाउन करते हैं तो उसको घटा करके बताते हैं ताकि लोगों का उस पर ध्यान ना जाए। अपनी अच्छी चीज़ों को आप प्ले अप करेंगे, अपनी बुराइयों को आप प्ले डाउन करेंगे। अगर ऐसे याद रखें तो हमेशा याद रहेगा। प्ले डाउन को अंडर प्ले या डाउन प्ले भी बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड प्ले डाउन एंड डाउन प्ले इन द आर्टिकल टुडे। द पॉलिटिशियन ट्राइड टू प्ले डाउन हिज रोल इन द स्कैम। पॉलिटिशियन ने कोशिश किया कि वो प्ले डाउन कर सके, कम करके बता सके अपने रोल को इस स्कैम में, अपनी भूमिका को, अपने हाथ को इस पूरे घोटाले में। जब गलत काम आप करते हो तो आप क्या बोलते हो, मेरा तो कुछ लेना देना नहीं है ना। इस तरीके से आप प्ले डाउन करते हो अपने रोल को। प्ले डाउन को मेक लाइट ऑफ नाम की फ्रेजल इडियम से भी बताया जाता है। लाइट मतलब हल्का, हैवी मतलब भारी, लाइट मतलब हल्का। तो जब आप मेक लाइट ऑफ कर रहे हो ना किसी चीज़ को, तब उसको हल्का करके बता रहे हो, उसके अंदर का वजन निकाल रहे हो। ऐसे इस इडियम को याद रखा जा सकता है। चलिए, प्ले डाउन और डाउन प्ले, यू विल सी दीज वर्ड्स इन द आर्टिकल। अगला वर्ड है क्वेयर। देखिए, क्वेयर एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। नाउन फॉर्म में क्वेयर का मतलब होता है कोई अजीब सी चीज़, अजीब सा आदमी, या फिर कोई होमोसेक्सुअल पर्सन। होमोसेक्सुअल लोगों को भी हम अजीब ही समझते हैं ना। वर्ब फॉर्म में क्वेयर वर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर रोड़े अटकाना, किसी चीज़ के रास्ते को रोकना। ठीक है, अगर अब मैं कोई चीज़ चाहता हूँ और उसमें आप बीच में अपनी टांग फंसा दें, तो आप मेरे डिज़ायर्स में, मेरी ख्वाहिश में क्वेयर कर रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं मेरे अरमानों को। चलिए, आज वर्ब फॉर्म में ये वर्ड को, आप क्वेयर को देखेंगे। वी प्लान टू गो ऑन अ पिकनिक लास्ट संडे बट द रेन क्वेयर्ड आवर पिच। हमने प्लान किया था पिकनिक पे जाने का पिछले संडे, लेकिन रेन ने, बारिश ने क्वेयर कर दिया हमारी पिच को। क्वेयर का मतलब आप समझ गए, रास्ते को रोकना। क्वेयर द पिच का मतलब होता है, पिच का मतलब ही रास्ता होता है ना। जिस काम को आप करना चाह रहे हैं उसका रास्ता उसकी पिच होगी। तो रेन ने हमारे रास्ते को रोक लिया या हमारे प्लान्स को फेल कर दिया। इसको थॉट करना, हिंडर करना, सबोटाज करना भी बोलते हैं, किसी के रास्ते रोकने को। थॉट नाम का वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे, क्वेयर का सिनोनिम है। ठीक है, THWART, थॉट। चलिए, अगला वर्ड है अपने पास एग्जैजरेट। ये जो प्ले अप है ना, प्ले अप, इसी का सिनोनिम होता है एग्जैजरेट। जब किसी चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा करके या कह के बताते हैं तो आप उसको एग्जैजरेट करते हैं। ओवर डू और ओवर स्टेट समथिंग, छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बना के बताना या छोटे से काम को बहुत बड़ा करके दिखाना एग्जैजरेट होता है। इनसिक्योर पीपल टेंड टू एग्जैजरेट देयर वर्च्यूज़ एंड हाइड देयर वाइसेस। जो इनसिक्योर या कमज़ोर लोग होते हैं वो हमेशा अपनी अच्छाइयों को बढ़ा के बताएंगे और अपनी बुराइयों को छुपाते फिरेंगे। एम्बेलिश करना, ओवर एस्टिमेट करना भी बोलते हैं। यू विल सी दिस वर्ड एग्जैजरेट इन द आर्टिकल टुडे। इसको अपनी बोलचाल की भाषा में भी यूज़ किया जा सकता है, बड़ा कॉमन वर्ड है। लास्ट वर्ड है रिटेलिएट। जवाबी हमला देना किसी के सामने रिटेलिएट करना कहलाता है। चाहे तो आप जुबान से दें, चाहे आप हाथों पाँवों से दें, चाहे आप हथियारों से दें। टू फाइट बैक करते हैं ना, जब भी काउंटर रिप्लाई देते हैं, दैट इज़ टू रिटेलिएट। द गवर्नमेंट रिटेलिएटेड बाय थ्रोइंग द वायलेंट प्रोटेस्टर्स इनटू प्रिजन। सरकार ने रिटेलिएट किया, जवाबी हमला दिया, और कैसे, फेंक करके या थ्रो करके या ठूस करके वायलेंट प्रोटेस्टर्स को, हिंसक प्रदर्शनकारियों को प्रिजन में यानी जेल में।
चलिए, स्ट्राइक बैक, पुश बैक सभी जवाबी हमले के सिनोनिम है। यू विल सी दिस वर्ड रिटेलिएट इन द आर्टिकल टुडे। जवाबी हमला देना, रिटेलिएट करना एक वर्ब है, और जवाबी हमला नाउन फॉर्म में, जवाबी हमला रिटेलिएशन एक नाउन है। चलो, ये जो मैं आपको अलग अलग फॉर्म्स बताता हूँ ना वर्ड्स की, जरूर ध्यान दिया करो इनकी तरफ आप। नाउन की जगह नाउन काम आएगा, वर्ब की जगह वर्ब। चलिए, एक समरी आपको दें, आर्टिकल किस बारे में लिखा हुआ है। देखो, सारा झगड़ा ईरान और इजराइल का शुरू हुआ 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, जब इजराइल ने ईरान के दूतावास पे सीरिया के अंदर दमिश्क के ऊपर एक मिसाइल का हमला किया। अब ये इजराइल ने क्यों किया ईरान पे कोई नहीं जानता। इजराइल बोलता है हम ईरान के गलत मंसूबों को रोकना चाहते हैं, इसलिए हम ईरान के ऊपर हमला करते हैं। ईरान ने जवाबी हमला किया, फिर इजराइल ने किया, फिर ईरान ने किया, फिर इजराइल ने किया, फिर ईरान ने किया, अब फिर इजराइल ने कर दिया। तो ये चल रहा है पिछले 6 महीने से। इधर से मिसाइलें उधर जाती हैं, उधर से मिसाइलें इधर आती हैं। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये बार बार नहीं चलेगा। ये जो एक एक हमले हो रहे हैं ना, ऑल आउट वॉर में कभी भी तब्दील हो सकते हैं। पूरा मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया अगर वॉर की चपेट में चला गया, कच्चे तेल के दाम बढ़ जाएंगे $200 के पार, वर्ल्ड इकॉनमी जो है रिसेशन में आ जाएगी। तो अब इसका इलाज क्या है? ईरान को थोड़ा सा संयम दिखाना होगा, हमलों का जवाब देना बंद करना होगा, और पूरी दुनिया को पकड़ करके इजराइल के गले में रेन यानी कि लगाम लगानी होगी, क्योंकि इजराइल आउट ऑफ कंट्रोल होकर के जो दिख रहा है उस पर हमला कर रहा है। आज की टोन है कॉशनरी, कॉशन यानी सावधानी बरतने को बोल रहा है आपको। शुरू करते हैं आर्टिकल को। चलिए, कह रहा था इजरायली एयर स्ट्राइक्स ऑन ईरान ऑन सैटरडे ओपनड अ न्यू फेज of the unfolding regional conflict between the two key players in West Asia। कह रहा है जी, जो इजराइल की एयर स्ट्राइक्स हैं ईरान पे, एयर यानी मतलब हवा में, और स्ट्राइक मतलब हमला, हवाई हमला जो है ईरान पे जो हुआ था इस सैटरडे को, शनिवार को, इसने ओपन कर दिया एक नया फेज़, इसने शुरू कर दिया एक नया दौर। और किसका? इस अनफोल्ड होते हुए, इस घटित होते हुए, हैपन या अकर होते हुए रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का, इस क्षेत्रीय युद्ध का जो हो रहा है इस पूरे रीजन में, दो की प्लेयर्स के बीच में, दो बड़े खिलाड़ियों के बीच में, और ये की प्लेयर्स हैं वेस्ट एशिया में ईरान और इजराइल। तो अभी जैसे इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की है ना, इससे एक नया फेज़ इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का शुरू हो चुका है। एयर स्ट्राइक सब्जेक्ट है, ओपनड इसकी वर्ब है, स्ट्राइक्स ओपनड अ न्यू फेज़, अनफोल्ड करना, हैपन करना, अकर होना, ट्रांसपायर होना, किसी चीज़ का घटित होना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है घटित हो रहा है, हैपन हो रहा है इस पूरे रीजन के अंदर, इस है ना वेस्ट एशिया रीजन के अंदर। अब ध्यान देना, एयर स्ट्राइक्स की वर्ब जो है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, सब्जेक्ट है स्ट्राइक्स। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पास्ट का आपको एक टाइम दे दिया गया है सैटरडे। अगर ये सैटरडे ना दिया होता तो फिर इस काम को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे अपने एयर स्ट्राइक्स हैव ओपनड। तो जब भी कोई काम पास्ट का हो, जो काम पास्ट में हो चुका हो, अगर उस काम के साथ में पास्ट का टाइम मेंशन्ड है, सैटरडे को हुआ, कल हुआ, पिछले साल हुआ, 1 मिनट पहले हुआ, अगर पास्ट का टाइम मेंशन्ड है तो उस काम को, उस वर्ब को पास्ट इंडेफिनिट में बताया जाए या फिर पास्ट परफेक्ट में बताया जाए अगर ज़रूरत हो तो। और अगर टाइम मेंशन्ड ना हुआ हो तो उस केस में प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, करना चाहिए। कह रहा है दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम इजराइल हैज़ कैरिड आउट एन अटैक इनसाइड द इस्लामिक रिपब्लिक। कह रहा है जी, ये पहली दफ़ा नहीं है कि इजराइल ने कैरी आउट किया है, अंजाम दिया है एक अटैक को इस्लामिक रिपब्लिक के इनसाइड, ईरान नाम के इस इस्लामिक रिपब्लिक के अंदर। तो इजराइल पहले भी ईरान के अंदर घुस के हमले कर चुका है। दिस की वर्ब है इस, इजराइल की वर्ब है हैज़ कैरिड आउट। देखो, काम यहाँ भी हो चुका था, काम यहाँ भी हो चुका है। एयर स्ट्राइक्स ने नया दौर जो है, जो फेज़ है, उसको ओपन कर दिया और इजराइल ने हमलों को अंजाम भी दे दिया, लेकिन यहाँ पे कोई वक्त नहीं दिया हुआ, इसलिए देख रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। आई बात समझ में? हैज़ कैरिड आउट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पास्ट का टाइम आपको नहीं दिया हुआ। बार बार आपको ये फॉर्मूला दिखेगा हर सेंटेंस में। कह रहा है जी, इट हैज़ टारगेटेड ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। इट ने यानी इजराइल ने टारगेट किया है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, एंड किल्ड इट न्यूक्लियर साइंटिस्ट,
और मार दिया है ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, न्यूक्लियर फील्ड में काम करने वाले वैज्ञानिकों को। इट आया इसराइल के लिए, दोनों वर्ब्स हैं इसकी, हैज़ टारगेटेड एंड हैज़ किल्ड। अगेन कोई टाइम नहीं दिया हुआ तो आपने हैज़ प्लस में V3 का इस्तेमाल किया। कह रहा जी इन अप्रैल इजराइल अटैक्ड एन एयर डिफेंस सिस्टम इन इस्फहान इन रिटेलिएशन अगेंस्ट ए डायरेक्ट ईरानियन मिसाइल एंड ड्रोन अटैक। कह रहा जी अप्रैल के महीने में अगर देखें हैं तो इसराइल ने अटैक किया था एक एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान के इस शहर में, इस्फहान में, और ये किया था इन रिटेलिएशन, जवाबी हमले में, रिटेलिएशन में जो आया था सामने एक सीधे सीधे ईरान से आई हुई मिसाइल और ड्रोन अटैक के। तो ये काम जो है पहले इसराइल कर चुका है, काम अप्रैल में हो चुका है। तो इसराइल की वर्ब है अटैक्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर अप्रैल ना लिखा होता तो आप यहाँ लिख सकते थे इसराइल हैज़ अटैक्ड। बढ़े आगे। करें इन जुलाई इस्माइल हनिये द पॉलिटिकल चीफ ऑफ हमास वॉज किल्ड इन तेहरान। कह रहा है उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल के बाद जुलाई में जो इस्माइल हनिये थे, जो पॉलिटिकल चीफ थे हमास के, पॉलिटिकल यानी सियासी, राजनीतिक नेता थे हमास के, वो भी मारे गए या उनको मार दिया गया तेहरान में, ईरान की कैपिटल में। ऑफ कोर्स इसराइल ने मरवाया। हनिये की वर्ब है वॉज किल्ड। कह रहा है जी बट इजराइल हैज़ नेवर लेड क्लेम टू एनी ऑफ दीज अटैक्स। कह रहा है लेकिन इसराइल ने कभी भी ले क्लेम नहीं किया। क्लेम यानी दावा, ले मतलब रखना। व्हेन यू ले क्लेम टू समथिंग तो आप उस चीज़ पे दावा ठोकते हैं, आप ये बताते हैं कि ये काम मैंने किया है या ये चीज़ मेरी है। कह रहा है लेकिन कभी भी इसराइल ने ये दावा नहीं ठोका कि ये अटैक्स इसराइल के थे। ही हैज़ेंट या इट हैज़ेंट लेड क्लेम टू एनी ऑफ दीज अटैक्स। हमले किए हैं, सबको पता है इसराइल कर रहा है, लेकिन इसराइल कभी भी खुले में नहीं बोला कि हमले हम कर रहे हैं। इसराइल की वर्ब है हैज़ नेवर लेड। ठीक है। कह रहा जी इस बार क्या हुआ, दिस टाइम हाउएवर इसराइल अनाउंस्ड अ स्ट्राइक व्हाइल इट्स फाइटर्स वर इन ईरान एयर स्पेस। कह रहा जी इस वक्त इसराइल ने अनाउंस करके स्ट्राइक किया, इन्होंने पहले हमला दिया, हमले की स्ट्राइक का अनाउंसमेंट किया, जबकि इसके फाइटर्स जो थे वो ईरान के एयर स्पेस में थे, ईरान के अंदर घुसे हुए हमने देखा है इसराइल के फाइटर्स को, प्लेन्स को। तो इस बार थोड़ी अलग है, आमने सामने की जंग हो रही है, सीना ठोक करके दोनों कंट्रीज एक दूसरे पे हमला कर रही हैं। इसराइल की वर्ब है अनाउंस्ड, फाइटर्स की वर्ब है वर। कह रहे जी द टारगेट्स वर ईरान्स एयर डिफेंस एंड मिसाइल एंड ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ इन एटलीस्ट 3 प्रोविंसेस। कह रहा जो टारगेट थे वो थे एक तो ईरान का एयर डिफेंस और मिसाइल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे मिसाइल्स और ड्रोन्स रखते हैं, कम से कम 3 शहरों में, प्रोविंसेस में या स्टेट्स में, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग तेहरान, ईरान की कैपिटल। तो इस बार के टारगेट्स ये सारी की सारी लोकेशंस थी। और ये कैसे पता लगा हमें, अकॉर्डिंग टू प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स सबसे पहले सामने आई हैं, प्राथमिक रिपोर्ट्स हैं, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं, उनके हिसाब से हमें ऐसा पता लगा। सेंटेंस बहुत आसान है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। टारगेट्स सब्जेक्ट वर इसकी वर्ब। कह रहा है द मल्टी वेव आवर्स लॉन्ग स्ट्राइक लीव्स अ ग्रिम पिक्चर अबाउट ईरान्स एयर डिफेंस। कह रहा है जो कई वेव्स में आई, मल्टी वेव्स, कई लहरों में आई और कई घंटों चली। कह रहा है ऐसी जो स्ट्राइक थी मल्टी वेव आवर्स लॉन्ग, ये लीव करती है, छोड़ती है एक बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट भरी, उदासी भरी, सैडनेस वाली पिक्चर को या तस्वीर को। और किस चीज़ को लेके, ईरान के एयर डिफेंस को लेकर के। मतलब कहने का मतलब है ईरान के पास शायद कोई ढंग की एयरफोर्स है ही नहीं, या एयर डिफेंस ईरान कर ही नहीं पाता है। इसराइल घुसा, कई वेव्स में इन्होंने घुसने की कोशिश की, कई बार घुसे और 6, 7, 8 घंटे तक ईरान में घुस के ये मिसाइल्स और बॉम्ब बरसाते रहे। तो बड़ा निराशा से फील होती है देख करके कि ईरान का एयर डिफेंस कहाँ है इनके पास भी है कि नहीं। स्ट्राइक की वर्ब है लीव्स। कह रहा है जी ईरान स्टेट मीडिया इनिशियली प्लेड डाउन द इम्पैक्ट। कह रहा है ईरान की जो स्टेट मीडिया है, सरकारी जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इनिशियली उन्होंने प्ले डाउन किया, कम करके बताया इस इम्पैक्ट को। उन्होंने बताया जी कुछ हुआ ही नहीं, इसराइल वाले आए थे, घूम के चले गए। तो शुरू में इन्होंने ऐसा कम करके प्ले डाउन करने की कोशिश की। और कैसे की, क्लेमिंग दैट ईरान हैड सक्सेसफुली थॉटेड द अटैक। क्लेम करते हुए इस चीज़ को, दावा ठोकते हुए
कि ईरान सक्सेसफुली थ्वार्ट कर चुका था, क्वेयर कर चुका था, बच चुका था या मंसूबे को नाकाम कर चुका था इस अटैक के। थॉट करना, किसी चीज़ के रोड़े में, रास्ते में रोड़ा बनना, मंसूबे को नाकाम करना, किसी चीज़ को रोकना। तो ऐसा ईरान के सरकारी न्यूज़पेपर और टीवी चैनल ऐसा शुरू में कह रहे थे कि कुछ भी नहीं हुआ, आए और वो चले गए और हमने सारा उनका अटैक जो है उसको थॉट कर दिया, रोक दिया। स्टेट मीडिया की वो है प्ले डाउन को अंडर प्ले या डाउन प्ले करना भी बोलते हैं, याद होगा आपको अच्छे से। इसको मेक लाइट ऑफ समथिंग भी बोलते हैं, याद है ना, टू मेक लाइट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ को लाइट, यानी लाइट क्या होता है, हल्का करके बताना। इसका बिल्कुल उल्टा होता है एग्जैजरेट या प्ले अप करना, किसी चीज़ को और ज़्यादा गंभीर, संगीन या इंपॉर्टेंट दिखाना। कह रहा है जी, बट आफ्टर आयतोल्ला खमनेई द 85-year-old supreme leader said Tehran should neither exaggerate nor downplay the damages caused by the attack. Iran said it will use all available tools. लंबा सेंटेंस है अगेन। कह रहा जी, लेकिन जब आयतुल्ला खमनेई जो हैं, जो 85 साल के सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, देखिए प्रेसिडेंट ईरान का सब अलग सिस्टम है, थियोक्रेसी है ईरान एक, वहाँ पे जो सुप्रीम लीडर है, जो ऐसा समझ लो जो सबसे बड़ा वहाँ का है ना, रिलीजियस फिगर है। कह रहे खमनेई साहब ने ऐसा कहा कि तेहरान को, यानी ईरान की सरकार को, ना तो बढ़ा चढ़ा के बताना चाहिए और ना कम करके बताना चाहिए उन डैमेजेस को, उन सारी नुकसानों को जो इजराइल के अटैक से हुए हैं। कह रहे इसके बाद ईरान ने कहा कि ईरान यूज़ करेगा सभी अवेलेबल टूल्स को, सभी उपलब्ध जरियों को। और क्यों? टू डिलीवर अ डेफिनेट एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स, देने के लिए, डिलीवर करने के लिए एक ज़रूर आने वाला डेफिनेट और एक असरदार रिस्पॉन्स। और ये किसके सामने होगा? टू द जायनिस्ट रिजीम के सामने, जहाँ पे जायनिस्ट समझते हैं ना, यहूदी जहाँ ज्यूज़ रहते हैं, तो जायनिस्ट रिजीम यानी इजराइल। दुनिया में एक ही देश है जो यहूदियों का ऑफिशियल कंट्री है, तो जायनिस्ट रिजीम है। सब्जेक्ट वर्ब देख लेते हैं लास्ट सेंटेंस में। खमनेई की वर्ब है सेड, तेहरान की वर्ब है शुड, नीदर एग्जैजरेट नॉर डाउन प्ले। एग्जैजरेट और डाउन प्ले एक दूसरे के सिनोनिम है, नीदर नॉर से जुड़े हुए एंटोनिम्स हैं, है ना, ये बढ़ा के बताना, ये घटा के बताना। ईरान की वर्ब है सेड, इट की वर्ब है विल यूज़। कह रहा है जी, देयर इज़ नो पैरिटी बिटवीन इजराइल एंड ईरान। कह रहा है जी, कोई पैरिटी नहीं है, कोई इक्वालिटी नहीं है, बराबरी नहीं है इन दोनों कंट्रीज़ में। और कब? ये कह रहा है जी, तब व्हेन इट कम्स टू कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, जब बात हो व्हेन इट कम्स टू परंपरागत मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ की या मिलिट्री क्षमताओं की। इजराइल अलग प्लेनेट पे है, अलग लेवल पे है, इजराइल अलग जो है, ईरान किसी और प्लेनेट पे है। मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ इनकी आपस में कोई भी मैच नहीं खाती हैं। पैरिटी मतलब बराबरी को बोलते हैं। पैरिटी की वर्ब है इज, व्हेन इट कम्स टू मतलब जब बात हो, है ना, हिंदी बोलते हैं ना जब बात हो, तो अंग्रेजी में बोलते हैं व्हेन इट कम्स टू। अब कैसे फ़र्क है इनमें? पहले बात करेंगे इजराइल की। कह रहा है इजराइल द ओनली न्यूक्लियर पावर इन वेस्ट एशिया हैज़ यूएस प्रोटेक्शन एंड सप्लाईज। इजराइल जो है, जो अकेली न्यूक्लियर पावर है वेस्ट एशिया में, इसके पास अमेरिका की प्रोटेक्शन है और अमेरिका से सप्लाईज हैं। अमेरिका ने इसके सर पे हाथ रखा हुआ है और माल सामान, गोला बारूद सब इसको भेजता रहता है लड़ने के लिए। कह रहा जी, द इजरायली डिफेंस फोर्सेस फ्लाई द F-35। इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो F-35 नाम का लड़ाकू विमान उड़ाती हैं। और ये क्या है भाई? वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट्स। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा तकनीकी तौर पे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से एक है। कह रहे ये है इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के पास में। और क्या करती हैं ये? एंड हैव अ मल्टी लेयर डिफेंसिव शील्ड। इनके पास एक कई लेयर्स वाली, कई तहों वाली, कई फेजेस वाली डिफेंसिव शील्ड है। इनके पास आयरन डोम है, फिर एक अमेरिका से लेकर के आए हैं पेट्रियोट, थार डिफेंस सिस्टम। इजराइल की वर्ब है हैज़। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की वर्ब है फ्लाई एंड हैव। दे फ्लाई दिस एयरक्राफ्ट एंड दे हैव अ मल्टी लेयर डिफेंसिव शील्ड। कह रहा है जी, ईरान इज़ प्रैक्टिकली ऑन इट्स ओन। कह रहा है जब बात करें ईरान की, तो ईरान अगर देखा जाए तो व्यवहारिक तौर पे, प्रैक्टिकल मैनर में देखा जाए तो खुद के ही भरोसे है, ऑन इट्स ऑन है।
ऑन वंस ऑन होना, ऑन माई ओन, ऑन योर ओन, ऑन हर ओन, ऑन इट्स ऑन, है ना, बीच में कुछ भी लगा दोगे रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब होता है जी खुद के भरोसे होना, किसी के ऊपर आपका, किसी के साथ आपकी कोई डिपेंडेंस ना होना। इसको बाय वन सेल्फ भी बोला जाता है। ईरान इज बाय वन सेल्फ भी यहाँ पे लिखा जाता तो ठीक होता। इन दोनों फ्रेजेस को याद रखना, फिर ये एडवांस वाले मैं आपको बाद में करवाता हूँ। अभी आगे बढ़ो। आगे कह रहा है जी, इट हैज़ बीन अंडर यूएस सैंक्शंस फॉर डेकेड्स। ईरान जो है रहा है अमेरिका के सैंक्शंस के नीचे कई दशकों से, प्रतिबंध ईरान पे लगे हुए हैं। कह रहा है इट्स क्लोजेस्ट पार्टनर्स रशिया एंड चाइना हैव नो एपेटाइट टू गेट इन्वॉल्व। इसके जो सबसे नज़दीकी दोस्त हैं, पार्टनर्स हैं, एक रशिया और दूसरा चाइना, इनको बिल्कुल भी एपेटाइट नहीं है, डिज़ायर नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, भूख नहीं है इस मामले में इन्वॉल्व होने की, ईरान के साथ में खड़े होने की। पार्टनर्स की वर्ब है हैव। एपेटाइट मतलब भूख। जब आपको भूख लगी होती है तो खाना चाहिए ना आपको डिज़ायर होता है, यर्निंग होती है खाने की। तो कह रहा है जी इसी तरीके से ईरान के दोस्तों में कोई भूख नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है कि वो ईरान के साथ में खड़े होकर के लड़ पाएँ। कह रहा है जी इट्स एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग हमास एंड हिजबुल्ला इज़ अंडर फायर। कह रहा है इसका जो एक्सिस है, नेटवर्क है रेजिस्टेंस का या प्रतिरोध का, जिसमें शामिल है हमास और हिजबुल्ला। हमास जो है पैलेस्टीन में, हिजबुल्ला जो है लेबनान में। कह रहा है इसका पूरा नेटवर्क भी अंडर फायर है, पूरे प्रेशर के अंडर में है, अंडर अटैक है। व्हेन यू आर अंडर फायर तो आप पे गोलीबारी हो रही है, आप पे हमले हो रहे हैं, आप अंडर अटैक हैं। तो ईरान अब जो हिजबुल्ला और हमास का हेल्प ले लेता था थोड़ा बहुत, अब हिजबुल्ला हमास दोनों खुद भी ईरान से हेल्प मांग रहे हैं, उन पे दोनों पे इजराइल चढ़ा हुआ है। एक्सिस की वर्ब है इज। कह सो इजराइल क्लियरली हैज़ एन एज इन लॉन्ग डिस्टेंस वॉरफेयर। कह रहा है जी इस तरीके से देखा जाए तो इजराइल के पास साफ तौर पे एक एज है, एक एडवांटेज है लॉन्ग डिस्टेंस वॉरफेयर में, लंबी दूरी से वॉरफेयर में। भाई ये दोनों पड़ोसी तो है नहीं, इजराइल और ईरान। इजराइल 1000-1200-1500 किलोमीटर क्रॉस करके ईरान में जाता है अपने फाइटर प्लेन लेकर के और हमला करता है। ईरान भी ऐसा ही करता है ना, हज़ारों किलोमीटर दूर से मिसाइल्स और ड्रोन्स फेंकता है जो जाके इजराइल पे गिरते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस वॉरफेयर हो रहा है और इसमें इजराइल के पास एक स्ट्रिक्ट जो एडवांटेज है, क्योंकि इजराइल के पास अच्छे प्लेन्स हैं अमेरिका के दिए हुए। इजराइल की वर्ब है हैज़। कह रहा है जी येट ईरान शोड अ ग्रेटर रिस्क एपेटाइट दिस ईयर। कह रहा है फिर भी ईरान ने शो किया, दिखाया रिस्क लेने की भूख को, एपेटाइट को, जुनून को इस साल, दिस ईयर। और किसके बजाय, देन इन द पास्ट, बजाय जो पास्ट में ईरान ने दिखाया है। और ये ईरान ने दिखाया कैसे, विद 2 डायरेक्ट अटैक्स ऑन इजराइल, सीधे सीधे 2 डायरेक्ट अटैक करके इजराइल के ऊपर सीधे सीधे हमले करके। तो ईरान इतना कमज़ोर होने के बावजूद भी थमने को तैयार नहीं है, बहुत ही क्या बोलते हैं उसको आप, करेजियस है ना, बहादुर, दिलेरी दिखा करके छोटी मिलिट्री और छोटी कैपेबिलिटीज़ के सामने भी इजराइल पे हमला कर रहा है। तो ईरान शोड अ ग्रेटर रिस्क एपेटाइट। कह रहा है जी इट्स मिलिशिया मे बी अंडर अटैक बट आर नॉट आउट। कह रहा है इसके जो लड़ाके हैं, मिलिशियाज क्यों कौन होते हैं, लड़ाके, हमास हिजबुल्ला सब लड़ाके ही है ना। हो सकता है वो अंडर अटैक हो सकता है इजराइल उन पर हमला कर रहा हो, लेकिन वो आउट नहीं है, अभी भी गेम से बाहर नहीं है। दे आर नॉट आउट मतलब अभी भी वो जिंदा है, सांस ले रहे हैं। कह रहा है जी एंड कंटिन्यू टू ब्लीड इजराइल बाय 1000 कट्स। वो जारी रखते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं इजराइल को अभी भी छोटे छोटे हमले करके परेशान करना। टू ब्लीड समवन बाय 1000 कट्स का मतलब होता है किसी पे एक बड़ा हमला मत करो, उस पर छोटे छोटे हमले करो 1000 बार, पूरी बॉडी पे हमले करो, आगे पीछे हमले करो। तो बड़ा हमला आप जो नहीं कर पा रहे हो, वो छोटे छोटे हमले बड़े हमले की भरपाई कर देंगे। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टू ब्लीड बाय 1000 कट्स। अगर किसी पे कर रहे हो तो आप उस पर हमले कर रहे हो 1000 कट से, और अगर आप पे हो रहे हैं तब भी आप ब्लीड करेंगे। ब्लीड करना मतलब खून का बहना, तो आप पे हज़ारों हमले हो रहे हैं। याद रखेंगे इस ईडियम को, ब्लीड समवन बाय 1000 कट्स। चलिए, तो मिलिशिया में बी अंडर अटैक बट दे आर नॉट आउट एंड मिलिशिया कैन कंटिन्यू टू ब्लीड इजराइल बाय 1000 कट्स। कह रहा जी एंड इन इवेंट ऑफ एन ऑल आउट वॉर ईरान कैन वेपनाइज द क्रिटिकल आर्टरीज ऑफ एनर्जी ट्रेड। कह रहे जी और उस इवेंट में, उस मौके पे जो एक ऑल आउट वॉर का है, फुल फ्लेजेड वॉर का है। ऑल आउट क्या होता है, मतलब पूरा दम लगा के वॉर कर रहे हैं हम भी और आप भी।
कह रहा अगर ऐसा हुआ तो ईरान के पास एक और हमला है, एक और वेपन है। ईरान वेपनाइज कर सकता है, वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता है क्रिटिकल आर्टरीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट रूट्स को, रस्तों को, जो है एनर्जी ट्रेड के या कच्चे तेल के आने जाने के, इन द गल्फ, इस गल्फ रीजन में। और ये कैसे करेगा? प्लंजिंग द वर्ल्ड इकॉनमी इनटू डार्कनेस, प्लंज करते हुए, गोता लगवाते हुए, डुबाते हुए पूरी दुनिया की इकॉनमी को डार्कनेस में, अंधकार में। तो ईरान के पास एक ये जो है ना वेपन हमेशा रहता है कि मैं तो कह रहे ना, हम तो सनम डूबे तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो हमारे पास तो कुछ ज़्यादा है नहीं, हम लड़ सकते हैं, लेकिन अगर हार होने लगी और वॉर बढ़ गई तो हम क्या करेंगे? एनर्जी रूट सारे बंद करवा देंगे गल्फ़ के अंदर, कच्चा तेल पूरी दुनिया में नहीं जाएगा, ना आएगा, और दुनिया अंधकार में चली जाएगी। तो ये काम ईरान जो है वेपनाइज करने का हिम्मत रखता है। ईरान की वो है कैन वेपनाइज। ऑल आउट का मतलब होता है फुल फ्लेजेड। आर्टरी का मतलब होता है एक ऐसा रूट या रास्ता जहाँ से कोई चीज़ आए या जाए। ब्लड आर्टरीज मतलब जहाँ से ब्लड हमारे हार्ट में जाता है। अगर एनर्जी ट्रेड आर्टरीज की बात करें, यानी कच्चा तेल जहाँ से जाता है, तो आपने देखा होगा या सुना होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, है ना, यहीं से पूरी दुनिया का तेल होकर के निकलता है मिडल ईस्ट से बाकी दुनिया के हिस्सों तक। तो यहाँ पे ईरान जो है तेल को रोक देगा। कराची सच एन आउटकम इज़ इन नोबडीज इंटरेस्ट। कराची ऐसा एक आउटकम जो है, नतीजा जो है, किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है। विच ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई द US डिसुएडेड इजराइल फ्रॉम टारगेटिंग ईरान्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और कह रहा है ये चीज़ वो चीज़ है जो साथ ही साथ ये भी एक्सप्लेन करती है कि क्यों अमेरिका ने डिसुएड किया इजराइल को। डिसुएड करना यानी किसी को किसी काम को ना करने के लिए मनाना। तो क्यों अमेरिका ने ना करने के लिए मना लिया इजराइल को, और किस चीज़ से? टारगेट करने से ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ईरान के तेल के कुओं को, ऐसा समझ लो। समझ गए? आउटकम की वर्ब है इस, आउटकम यानी नतीजा। विच की वर्ब है एक्सप्लेन्स। ये जो बात है ये एक्सप्लेन करती है हमें कि अमेरिका ने डिसुएड किया, अमेरिका ने इजराइल को मना लिया कि आप ईरान के तेल के कुओं पे, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला ना करें। चलिए डिसुएड वर्ड को देखते हैं। देखिए दो वर्ड्स अंग्रेजी में, परसुएड एंड डिसुएड, दोनों का मतलब होता है मनाना। लेकिन परसुएड में किसी काम को करने के लिए मनाते हैं, डिसुएड में किसी काम को ना करने के लिए मनाते हैं। He persuaded her to quit smoking for her health and he dissuaded to smoke for the sake of her health. उसने मनाया, he persuaded, हर को यानी इस बंदी को, इस वुमन को, इस औरत को, कि वो क्विट करे स्मोकिंग को अपनी हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे क्विट करने के लिए मनाया है तो परसुएडेड, और यहाँ पे इसने डिसुएड किया, मनाया कि वो स्मोक ना करे। ही डिसुएडेड टू स्मोक फॉर द सेक ऑफ हर हेल्थ, मतलब स्मोक ना करने के लिए मनाया। तो डिसुएड वर्ड जो है ना, इसके अंदर ना अपने आप शामिल है। याद ये रखना है, डिसुएड के बाद में फ्रॉम आएगा, फ्रॉम प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, परसुएड अपने बाद में टू इन्फिनेटिव लेता है। तो परसुएडेड हर टू क्विट, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन डिसुएडेड टू स्मोक ये गलत है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिसुएडेड हर फ्रॉम स्मोकिंग। समझ गए ना? चलो, दोनों वर्ड्स के मीनिंग भी अलग है और दोनों की स्ट्रक्चर भी अलग है। देख लेना, आज के क्विज में मैंने आपसे पूछे हैं। कह रहा है जी ईरान माइट बी टेम्पटेड टू रिटेलिएट बट दैट वुड ओनली प्रोलॉन्ग द साइकिल ऑफ वायलेंस। कह रहा है अब ईरान टेम्पटेड हो सकता है, आकर्षित हो सकता है, एल्यूर्ड हो सकता है इस चीज़ में जो है जवाबी हमला करने की। ईरान का मन कर रहा होगा हम भी कुछ करके दिखाएं, कुछ पटाखा फोड़ें दिवाली पे। कह रहा है लेकिन वो जो है प्रोलॉन्ग ही करेगा, ये हमला जो है लंबाई बढ़ाएगा इस पूरे कुचक्र को, साइकिल को, जो है वायलेंस का, यानी कि हिंसा का। और ये काम कैसे होगा? टेकिंग द रीजन अ स्टेप क्लोजर टू एन ऑल आउट वॉर, टेक करते हुए, ले जाते हुए इस पूरे रीजन को, पूरे क्षेत्र को एक और कदम नज़दीक ऑल आउट वॉर के, फुल फ्लेजेड वॉर के। तो अब ईरान को रिस्ट्रेंट रखना होगा, हो गया जो होना था, आगे हमला करने से ईरान को बाज आना होगा। ईरान की वर्ब है माइट बी टेम्पटेड, दैट की वर्ब है वुड ओनली प्रोलॉन्ग करना, किसी चीज़ को और लंबा बनाना। तो करना क्या चाहिए ईरान को? कह रहा है जी इंस्टेड ईरान इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ इटसेल्फ एंड द रीजन शुड शो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट। कह रहा है जी इसके बजाय ईरान को, इंस्टेड मतलब बजाय, ईरान को लार्जर इंटरेस्ट में, खुद के, अपनी खुद की भलाई में और इस पूरे रीजन की भलाई में, इंटरेस्ट यानी भलाई,
कह रहा है दिखाना चाहिए स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, एक ऐसा संयम, एक ऐसा सेल्फ कंट्रोल जो सोचा समझा होगा, स्ट्रेटेजिक होगा। कह रहा है जी बट वन साइड्स रिस्ट्रेंट अलोन डज नॉट ब्रिंग पीस। कह रहा है लेकिन ये बात भी सच है, एक तरफ का जो संयम है अकेले वही पीस को नहीं लाता है, उसी से झगड़ा ख़त्म नहीं होता है। ईरान के शांत हो जाने से शायद इजराइल तब भी शांत ना हो। कह रहे जी इट वॉज इजराइल दैट टुक द वॉर टू ईरान बाय अटैकिंग द ईरानियन एम्बेसी इन डमास्कस ऑन April 1। कह रहे जी इट वॉज इजराइल, ये इजराइल ही था जिसने टुक किया इस वॉर को ईरान की तरफ, जिसने ईरान से छेड़खानी की, ईरान से पंगे लिए। और कब लिए? अटैक करके ईरान के दूतावास को, एम्बेसी को डमास्कस में, सीरिया की राजधानी में, इसी साल की April 1 को। तो ये झगड़ा जो है इजराइल ने शुरू किया है। सबसे पहले इजराइल ने ईरान की दूतावास पे, है ना, हमला किया और ये हुआ इस साल दिस ईयर। तो ये बताना चाह रहा है सारा झगड़े की जड़ जो है इजराइल का एग्रेशन है। इट की वर्ब है वॉज, इट की वर्ब है वॉज, दैट की वर्ब है टुक। दैट टुक द वॉर टू ईरान, जो ईरान को, जो वॉर को ईरान तक ले गया या ईरान से झगड़ा जिसने मोल लिया। कह रहा जी फॉर स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया बोथ साइड्स शुड स्टे अवे फ्रॉम डायरेक्टली टारगेटिंग ईच अदर। स्टेबिलिटी के लिए, संतुलन के लिए, शांति के लिए वेस्ट एशिया में दोनों साइड्स को दूर रहना होगा, स्टे अवे फ्रॉम करना होगा, सीधे सीधे टारगेट करने से एक दूसरे को, सीधे सीधे हमला करने से एक दूसरे पे। तो लास्ट में नसीहत दी गई है, दोनों टिक जाओ, ठहर जाओ, रुक जाओ, थम जाओ, शांति ले लो, हवा, थोड़ी सांस ले लो, पंखे के नीचे बैठो। जब तक आप लड़ोगे तब तक ये रीजन जो है वॉर की चपेट में रहेगा। चलिए रैपअप करते हैं सेशन को। एक कॉन्सेप्ट जो ऊपर छोड़ा था वो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। मैंने आपको बताया था ऑन इट्स ऑन या बाय वन सेल्फ, दोनों का मतलब होता है खुद के भरोसे। ये काम मैंने खुद से किया, खुद के भरोसे किया, आई डिड दिस ऑन माई ओन, या आई डिड इट बाय माई सेल्फ। लेकिन दो तीन फ्रेजेस और हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, मीनिंग उनका डिफरेंट है। जैसे ये दोनों फ्रेजेस बाय एंड ऑफ इट सेल्फ या इन एंड ऑफ इट सेल्फ, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, पहली बार आप देख रहे हैं मैं जानता हूँ, लेकिन सीखना पड़ेगा अपने को। बाय एंड ऑफ इट सेल्फ या इन एंड ऑफ इट सेल्फ का मतलब होता है बाय नेचर या फंडामेंटली। बेसिकली आप जो बोलते हो ना हिंदी में, बेसिकली जो आम बोलचाल में, बेसिकली को आप अंग्रेजी में बोलते हैं इन एंड ऑफ इट सेल्फ या बाय एंड ऑफ वन सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैराजंबल सेट है। आराम से वीडियो को पॉज करो, पहले खुद का सीक्वेंस बना के देखो, फिर मैं आपको मैच करके बताता हूँ। वीडियो को पॉज ज़रूर से करना, ट्राई देना खुद से। देखो जी ईरान आ रहा है यहाँ पे, देख रहे हो, और बात हो रही है जवाबी हमले की। ईरान से जवाबी हमला एस्केलेट कर सकता है, बढ़ा सकता है इस चक्र को जो है झगड़े का, और एज करते हुए, नज़दीक आते हुए वॉर के। और ईरान कहाँ आ रहा है? दूसरी जगह ईरान आ रहा है यहाँ पे। और किसी कंट्री का नाम आ रहा है? बिल्कुल यहाँ भी आ रहा है ईरान का नाम, लेकिन यहाँ पे चौथे में आ रहा है इजराइल का नाम। ठीक है, रिटेलिएशन का मतलब होता है जवाबी हमला। डिस्पाइट दीज एडवांसेस, मैं आपको सारी हिंट्स बता रहा हूँ, है ना, पढ़ तो आपने लिया ही है, मैंने भी पढ़ लिया, अपने आप सीधे सीधे हिंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। एडवांसेस का मतलब होता है किसी चीज़ में जब आप आगे बढ़ जाते हो। कह रहा है जी बावजूद इन एडवांसेस के ईरान को बहुत सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस हैं सैंक्शंस और इंटरनेशनल आइसोलेशन की वजह से। कौन से एडवांस ईरान ने किए हैं? पहले वो एडवांस बता दो, फिर उसके बाद डी को रख दो। एडवांस ये किया है ईरान ने ये चीज़ में आगे बढ़ा है कि ईरान ने डायरेक्टली टारगेट किया है इजराइल को बहुत सारे मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स में। तो सी के बाद में डी आ जाएगा। ईरान ने टारगेट किया इजराइल को, सी। बावजूद इन एडवांसेस के, बावजूद इस टारगेट की प्रोग्रेस के, ईरान बड़ा सा बहुत प्रेशर में है, इसके बाद में डी। अब बचा कौन? ए और डी। देखो ए में बताया गया कि इजराइल की बहुत मिलिट्री पावर्स हैं, और बी में बताया गया कि ईरान ने रिटेलिएट किया, तो इससे मामला और आगे बढ़ जाएगा। तो मैं पहले चैलेंजेस ही बता देता हूँ ना, सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस, इंटरनेशनल आइसोलेशन, सैंक्शंस क्या हैं। इजराइल में बहुत कैपेसिटी है मिलिट्री के तौर पे, और अगर ईरान ने अब फिर से जवाबी हमला किया तो ये वॉर और आगे बढ़ेगी। मेंस लेवल का है, लेकिन आपको हिंट्स के आधार पे देखना था। ये एडवांसेस वाला पोर्शन देख करके मुझे आंसर निकल जाना चाहिए।
इस साल ईरान ने हमला किया इजराइल पे, इसके बावजूद ईरान बहुत प्रेशर में है, इजराइल की मिलिट्री बड़ी मजबूत है, और एक और हमला ईरान की तरफ से वॉर को, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को वॉर में बदल देगा। ठीक है, CDAP। चलो बताना कितने बच्चों का सही है ना फर्स्ट वाला। कह रहा है जी, इस पैसेज में दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन ईरान की एडवांटेज को बताता है इसकी लिमिटेशंस के बावजूद। ईरान का कमज़ोर होना हम समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद ईरान के पास कौन सी सुपर पावर है जिससे इजराइल, अमेरिका सब घबराते हैं। बताया भी था अच्छे से आपको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, याद है ना, जहाँ से दुनिया का कच्चा तेल गुजरता है और जिस पे हिजबुल्ला का, लेबनान और यमन का, हुती रिबेल्स का पूरा कब्जा है, और वो सब ईरान के साथ खड़े हैं। तो ईरान का जो इन्फ्लुएंस है ट्रेड के, एनर्जी ट्रेड के रूट्स पे, आर्टरीज पे, यही ईरान की सुपर पावर है। ए आंसर बनेगा सेकंड का। चलो, प्ले अप प्ले डाउन अच्छे से करवाया था आपको। मेक लाइट ऑफ समथिंग, ईडियम भी आपको करवाई हुई है। ब्लीड समवन बाय 1000 कट्स, और एक वन वर्ड पूछा है, किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा कहना या फिर करना, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। अंडरस्टेट, क्वेर, रिटेलिएट या एग्जैजरेट। चलो, लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी आपको। पहली एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, दूसरी मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, ठीक है, और तीसरी जो एरर है वो कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको करवाया नहीं है, बस मेरा मन हुआ तो मैंने सोचा आपको दे दें वो कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट बहुत बार हो भी चुका है, आता होगा, इस वर्ड के आसपास आपको मिलेगी तीसरी एरर। आराम से ढूंढो एरर्स कहाँ हैं। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए गए हैं, चेक करना आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले। क्लास कैसी लगी आज की, पूरी देखने वाले बच्चे PD लिखें, सब कुछ समझ में आया हो तो PDI लिखें, ताकि आपका फीडबैक मुझे मिल सके। पूरा देखा सर, PD इंटरेस्टिंग भी लगा, PDI। चलेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।